हेलो फ्रेंड्स, आज अपनी बात करेंगे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में, जो कि एक महाजनपद था। इससे पहले ना अपने कुछ महाजनपदों के बारे में देखते हैं, जो कि 16 थे प्रमुख, और जिनका वर्णन अपने को कहाँ मिलता है। तो मैंने स्टार्ट में बताया था कि बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय है, जिस इसके अंदर अपने को 16 जो महाजनपद है वो प्रमुख बने थे उनका वर्णन मिलता है। और ऐसे ही जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, इसके अंदर भी अपने 16 महाजनपद है उनका वर्णन मिलता है। इनको अभी अपने एक एक करके पढ़ेंगे। और मैंने स्टार्ट में अपने जब अपने देखो टॉपिक अपने वैदिक संस्कृति किया, उसके बाद में बौद्ध और जैन धर्म कर लिया, अभी अपने मगध साम्राज्य के ऊपर आए हैं। तो उसमें जब वैदिक संस्कृति अपने की थी ना, उसमें मैंने कुछ बताया था, जैसे कि सबसे पहले क्या आता है, कुल आता है। कुल होता था, कुल के बाद में क्या होता था, ग्राम होता था, और ग्राम के बाद में विश्व, उसके बाद में जन, और जनों से मिलकर के क्या बने थे, जनपद बने थे। और जनपदों का ही बड़ा रूप 600 BC के आसपास में आते आते जो जन है छोटे छोटे, ये मिलकर के जनपद बनाने लग गए थे। और इसी के अंदर ये 16 जनपद है, इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, इनमें से मोस्ट ऑफ ऑल जो है आपको यूपी में मिलेंगे। ठीक है, और कुछ हैं जो एक दो बिहार और इधर मध्य प्रदेश में, और एक है वो महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं अपने। सबसे पहले एक जनपद है जिसका नाम है काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी जो कि यूपी में है। कौशल, कौशल भी यूपी में है। इसकी दो राजधानियाँ थी, उत्तरी कौशल की श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल की कुशावती। उत्तरी की श्रावस्ती, दक्षिणी की कुशावती। तो ये जो है दो राजधानियाँ हैं। इनको आपको कैसे याद करना है, क्योंकि पेपर में ये पूछेंगे कि मतलब लाइन जैसे आ सकती है एक सेंटेंस के रूप में कि दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, तो ये आपका गलत हो सकता है ना। तो इस टाइप से उत्तरी की है श्रावस्ती, दक्षिणी की है कुशावती। अंग की राजधानी है चंपा, अंग चंपा। मगध की गिरिव्रज या राजगृह, मगध की गिरिव्रज या राजगृह राजधानी थी। और यहीं पे जो प्रथम बौद्ध संगति है वो हुई थी अजातशत्रु के टाइम में। ठीक है, उसके बाद में आता है वत्स, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, ये भी यूपी में है। वज्जी, वज्जी की राजधानी है वैशाली या मिथिला, विशाली और मिथिला दो राजधानी है वज्जी संघ की। फिर मल, मल कुशीनारा और पावा, पावा के मल, कुशीनारा के मल दो जगह के थे, इसीलिए पावा मल, मल जो जनपद महाजनपद है उसकी राजधानी है कुशीनारा और पावा। अवंती, अवंती की राजधानी दो है यहाँ पे, उत्तरी अवंती की उज्जैनी है और दक्षिणी की महिष्मती है। उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी की महिष्मती है। चेदी की राजधानी है सोथिवती, सुक्तिमती जिसका नाम भी मिलता है। अस्मक की राजधानी है पोटन या पोटली। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। कुरुक्षेत्र जो है वो यही हस्तिनापुर, जिसके अंदर अपने महाभारत हुआ था, जो 18 दिन तक चला था, वो यही था। पांचाल, पांचाल की भी दो राजधानियाँ थी, उत्तरी पांचाल की थी अहिक्षेत्रपुर और दक्षिणी पांचाल की थी काम्पिल्य। उसके बाद में मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सूरसेन की राजधानी मथुरा। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। और कंबोज जो है वो उसकी राजधानी हट्टक या राजपुर थी। ठीक है, हट्टक या राजपुर। तो वापस देख लेते हैं इनको। मुझे नहीं लगता कि आप अगर हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको ये याद ही होंगी बेसिक सी, थोड़ा सा मतलब इसको लेह में पढ़ेंगे तो अपने आप याद रह जाएंगी। जैसे काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। काशी की कैपिटल काशी, वाराणसी, काशी वाराणसी। कौशल की उत्तरी कौशल श्रावस्ती, कुशावती, श्रावस्ती कौशल, श्रावस्ती कुशावती। अंग चंपा, अंग चंपा। मगध की गिरिव्रज या राजगृह। वत्स की कौशाम्बी, वज्जी की विशाली या मिथिला। मल की कुशीनारा और पावा दो अलग अलग, पावा के मल, कुशीनारा के मल। अवंती की उत्तरी में उज्जैनी और महिष्मती, अवंती, उज्जैनी, महिष्मती। चेदी की सोथिवती या शुक्तिमती। अश्मक की पोटन या पाटली। कुरु की इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। पांचाल की अक्षत्रपुर और काम्पिल्य। मत्स्य की विराटनगर या बेराट। सूरसेन की मथुरा। गांधार की तक्षशिला, ये पाकिस्तान वाला एरिया हो गया। कंबोज की हट्टक या राजपुर थी। ठीक है, तो अब अपने बात करेंगे मगध साम्राज्य की, यानी एक ऐसा महाजनपद जो कि इन सब में पावरफुल था उस टाइम में, तो उसकी बात करेंगे। तो मगध जो है वो महाजनपद क्यों बना, उसके क्या क्या रीज़न थे। एक तो क्या है कि मगध है ना, उसके चारों ओर पहाड़ियाँ या 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। सामरिक इसका महत्व था कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। संचार तंत्र यहाँ का अच्छा डेवलप था। समृद्ध उर्वरक क्षेत्र यहाँ पे था, क्योंकि गंगा यमुना वाला दुआ वाला ही क्षेत्र यहाँ पे मगध के पास में भी टच होता है। लोह के भंडार जो वर्तमान में झारखंड, अधिकांश जो अपने खाने मिलती हैं लोहे की, झारखंड और उड़ीसा का क्षेत्र मिलता है, तो यहाँ पे ये भी। और शासकों के द्वारा यहाँ पे साम्राज्यवादी जो नीति अपनाएगी, ये सारे ही रीज़न है जिसके कारण क्या हुआ, मगध साम्राज्य है ये एक महाजनपद के रूप में विकसित होता है। तो मगध में कई वंश है वो शासन करते हैं, जिसमें सबसे पहले वृद्धरथ वंश है वो आता है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा वंश आता है, वृद्धरथ वंश। और वृद्धरथ वंश के बाद में हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश के बाद में कौन सा आता है, शिशुनाग वंश है वो आता है, और ऐसे करके इसमें। और उसके बाद में नंद वंश है वो आता है।
तो वृहद्रथ वंश है, इसको आपको याद करना है। क्या बात थी इसमें, वसु नाम के एक राजा थे, ऐसा माना जाता है कि वसु नाम के एक राजा थे और उनका पुत्र था वृहद्रथ। ठीक है, तो वृहद्रथ ने क्या करा था, वृहद्रथ वंश की स्थापना है वो की थी, इसीलिए इस वंश का नाम ही क्या पड़ गया, वृहद्रथ वंश पड़ गया। ठीक है, लेकिन अगर वसु की अपने बात करें ना यहाँ पे, तो उस टाइम में जो मगध है उसको वृहद्रथपुरी भी कहते थे, क्योंकि वृहद्रथ ने बसाई इसीलिए वृहद्रथपुरी कहते थे। और पहले, इससे पहले इनके पिता वृहद्रथ के पिता वसु ने बसाई थी, इसलिए वसु नगरी भी कहते थे। और जो वृहद्रथ है इसको जैन साहित्य के अंदर प्रेमगंध कहा गया है। प्रेमगंध किसे कहा गया है, तो वृहद्रथ को कहा गया। और किसमें, जैन साहित्य के अंदर जो प्रेमगंध है किसे कहा गया, वृहद्रथ को कहा गया। वृहद्रथ ने कौन से वंश की नींव डाली, वृहद्रथ वंश की। वास्तविक संस्थापक जो है वो तो है वृहद्रथ ही, ठीक है, वृहद्रथ वंश का। लेकिन वैसे माना जाता है कि वसु ने की थी। जैसे अपने राजस्थान की हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि संस्थापक नॉर्मल कोई हो सकता है, लेकिन बाद में जो अच्छे से डेवलप जो करता है वो उसका नाम है वो अपने ज़्यादा याद रखते हैं। तो वसु थे, इसीलिए इसका नाम जो है मगध का वृहद्रथपुरी वसु नगरी भी मिलता है। वृहद्रथ ने स्थापना की। और जैन साहित्य में वृहद्रथ को क्या कहा गया, प्रेमगंध कहा गया। ये भी आपको याद करना है, ठीक है। तो हर्यक वंश से पहले कौन सा है, वृहद्रथ वंश सबसे पहले आता है। इसमें मुख्यतः अपने को 3 राजाओं के नाम मिलते हैं या 4। पहला वसु था, वसु का बेटा कौन है, वृहद्रथ। अब वृहद्रथ के बाद में वृहद्रथ का जो बेटा है वृहद्रथ है ना, अब इसके पीछे कहानी सी है थोड़ी सी। वृहद्रथ है, इसकी कोई संतान नहीं थी, ठीक है। तो एक बार है ना, एक ऋषि मुनि है, उनके पास में जाता है वृहद्रथ। और ऋषि मुनि वो तपस्या कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर के वो क्या करता है, बोलते हैं कि मेरे तो कोई संतान नहीं है। तो वो एक ऋषि है, वो उनको एक फल देते हैं कि आप है ना ये फल है ना लेकर के जाओ और अपनी रानी को दे देना और आपको संतान प्राप्ति है वो हो जाएगी। तो अब जो वृहद्रथ है वो आता है घर पे, आता है जो अपनी रानियाँ हैं उनको दे देता है। अब दिक्कत ये थी कि फल एक दिया और रानी इनकी 2 थी। अब रानी 2 है तो इनको क्या करना पड़ेगा, फल है वो आधा आधा देना पड़ेगा, वरना तो एक रानी को लगेगा कि मैं तो वो मरियम उज्जमानी जैसे कि अकबर के टाइम में था वो बन नहीं पाऊंगी, क्योंकि जिसकी पहली संतान होती है वही बन पाती है, बिना संतान का तो उसके महत्व कम हो जाएगा। इसीलिए तो उन्होंने सोचा कि ऐसे करते हैं, फल को आधा आधा कर देते हैं। तो वृहद्रथ ने क्या करा, फल को आधा आधा कर दिया और दोनों रानियों को दे दिया। अब क्या होता है कि जब इनका जो पुत्र होता है, पुत्र प्राप्ति होती है, तो पुत्र जो होता है वो उनका आधा आधा होता है। आधा एक रानी के गर्भ से और दूसरा आधा एक रानी के गर्भ से। तो अब ऐसा हो जाता है तो वृहद्रथ सोचते हैं कि ये तो दिक्कत हो गई, अब क्या करेंगे, अब आधे आधे बंदे का है ना। इसीलिए उन्होंने क्या करा, जो इन दोनों को जंगल में फेंक दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि जंगल में ऐसी किंवदंती है, ये कहानी है एग्जैक्ट, इसमें कोई भी ऐसा अपने को किस्सा है वो नहीं मिलता है। जो कहानी मैंने सुनी है वो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ जहाँ से मैंने सुनी है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे जंगल में क्या होता है, जरा नाम की एक राक्षसी है वो आती है, ठीक है। और जरा राक्षसी है वो क्या करती है, उसको संध यानी सान देती है, उसको मतलब बना देती है, उसको पूरा एक बालक है वो बना देती है। कौन, जरा नाम की राक्षसी। और इस टाइप से इसका जो नाम है वो क्या पड़ता है, जरासंध, ठीक है। तो ये जरासंध नाम का बालक है वो किसका होता है, वृहद्रथ का होता है, ठीक है। अब जो ये जरासंध है ना, वृहद्रथ के बाद में राजा कौन बनेगा, अब जरासंध बनेगा। अब जरासंध है ये मतलब वैसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी था, लेकिन है ना क्रूर बहुत था, बहुत ही अमानुषिक अत्याचार है वो करता था ब्राह्मणों पे और इन सब पे। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे इनके समकालीन इनको माना जाता है। मतलब जरासंध की कहानी अपने को महाभारत में देखने को मिलती है। अब इनका टाइम पीरियड वैसे क्लियर नहीं है, क्योंकि भगवान अब जो कृष्ण यहाँ पे थे तो कैसे सेट हो सकता है, लेकिन अपने को पढ़ना है तो अपने पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो महाभारत अगर आपने देखी होगी, या मैं बता देती हूँ कि जरासंध नाम का एक व्यक्ति होता है, ठीक है, महाभारत के अंदर। तो वो भी श्री कृष्ण भगवान से बहुत सारे अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्ध करता है, ठीक है, कौन, जरासंध। लेकिन हर बार भगवान श्री कृष्ण क्या उसको हरा देते हैं और भगा देते हैं, हरा देते हैं भगा देते हैं। और मल्ल ये बहुत तगड़ा मल्ल योद्धा था, इसको कोई हरा नहीं सकता था वैसे। तो एक बार फिर क्या होता है कि जो अपने भीम है, पांडुपुत्र भीम जो है वो क्या करते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं किसके साथ में, इसके जरासंध के साथ में। और वो क्या करते हैं, इसको हराते हैं। और इसको मतलब इस टाइप का एक वरदान था कि ये मतलब मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने इसको मतलब बनाया था, वरदान दिया था ना। तो फिर जो भीम है इसको 2 हिस्सों में चीरते और इसको फेंकते, 2 हिस्सों में चीरते और इसको फेंकते, लेकिन वापस ये जुड़ जाता, वापस आ जाता, हुआ हा करता करता, और वापस युद्ध करने लग जाता ना इस टाइप से। फिर क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण है वो एक तिनका उठाते हैं, तिनके को बीच में से तोड़ देते हैं और उनको दोनों को विपरीत दिशा में फेंकते हैं। और इस टाइप से क्या होता है, फिर भीम को ये संकेत मिल जाता है कि जरासंध है, इसकी डेथ कैसे होगी। तो फिर वो जरासंध को चीरते हैं और दोनों जो उनके शरीर के हिस्से होते हैं उनको दोनों साइडों में विपरीत दिशा में फेंक देते हैं। और इससे क्या होता है कि जरासंध है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से उसके बाद में जो बीच के राजा हैं उनका विवरण अपने को वृहद्रथ वंश में नहीं मिलता है। उसके बाद में जो लास्ट राजा था इसका, उसका नाम आता है रिपुंजय या रिपुंजय या रिपुंजय जो राजा है वो लास्ट होता है, ठीक है। तो वृहद्रथ वंश के बारे में अपने बात की थी। वसु नाम के एक राजा थे, उनका पुत्र है वृहद्रथ, उसने वृहद्रथ वंश की स्थापना की थी।
वृद्धरथ के संतान ही थी, संतान प्राप्ति हुई जरासंध, एक जरा नाम की राक्षसी ने उसको मतलब जोड़ा था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया। शक्तिशाली था, कृष्ण से युद्ध भी करता है, लास्ट में मारा जाता है ये भीम के हाथों। और बीच में राजा आते हैं, उनका अपने को पता नहीं है। और लास्ट में कौन आता है, रिपुजन्य। ठीक है, अब जो अपने को गिरिव्रज जो है, जहाँ पे चौथी बोल सुनती होती है, इसको राजधानी बनाने की बात अपने करें तो कौन बनाता है गिरिव्रज को राजधानी, जरासंधी बनाता है। ठीक है, जो कि किस वंश का है, वृद्धरथ वंश का है, और जिसकी स्थापना किसने की थी, वृद्धरथ ने। तो जरासंध ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी है वो बनाया था। ठीक है, उसके बाद में अब वृद्धरथ वंश के बाद में दूसरा जो शक्तिशाली और प्रमुख जो वंश आता है वो कौन सा है, हर्यक वंश है। ये रहता है 544 ईसा पूर्व से 412 बीसी के बीच में। ठीक है, वैसे टेन्योर याद नहीं रखना है, लेकिन वंश का अपने थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे तो अपने को ऐसे मतलब आइडिया रहेगा कि किसके समकालीन बात है वो कही जा रही है ना। लेकिन राजाओं का टेन्योर है वो अपने को याद नहीं करना है एक बार के लिए। और पेपर में एंशिएंट से जो टेन्योर है उसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मॉडर्न के अंदर पूछे जाते हैं या मिडाइवल में। तो लेकिन अपने को थोड़ा सा डायनेस्टी के बारे में पता रखना है ताकि अपने को कंपैरिजन करनी हो तो अपने कर सकें। ठीक है, तो हर्यक वंश है वो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व के बीच में रहता है। अब हर्यक वंश जो है ना, इसको पितृहंता वंश है वो कहते हैं। अब पितृहंता का मतलब क्या होता है, पितृ की हत्या करने वाला। अब यहाँ पे होता क्या है कि हर जो शासक आगे वाला बनता है वो अपने पीछे वाले पिता की हत्या कर देता है। जैसे बिंबिसार है, बिंबिसार का बेटा होता है अजास्त्रु, अजास्त्रु बिंबिसार की हत्या कर देता है। अब इसका बेटा आगे उदयन बनता है, उदयन क्या करता है, अजास्त्रु की हत्या कर देता है। इसी प्रकार इनकी जो परंपरा है वो चलती रहती है। और लास्ट में नाग दर्शक नाम का व्यक्ति है, लास्ट में वो बनता है और वो भी क्या करता है, अपने लास्ट पिता की हत्या कर देता है। तो इस टाइप से इसमें सारे अपने पिता की हत्या करके शासक बनते हैं, इसीलिए जो हर्यक वंश है इसको पितृहंता वंश है वो कहा जाता है। तो इसमें पहला जो शासक है जिसने कि हर्यक वंश की स्थापना की, कौन है, बिंबिसार है। मगध का प्रथम साम्राज्य जो है हर्यक कुल के शासन से आरंभ होता है। मतलब शक्तिशाली रूप से माने ना तो मगध में जो वंश आया कौन सा, हर्यक है। लेकिन वैसे छोटे से मतलब प्रमाण अपने माने तो किसका, वृद्धरथ का भी मिलता है अपने को। तो मगध का प्रथम साम्राज्य हर्यक कुल के शासन से आरंभ होता है। इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक जो था भट्टिय का पुत्र बिंबिसार था। तो एक टर्नर नाम का एक इतिहासकार हुआ है, टर्नर ने तो ये बताया कि एक राजा था भट्टिय, और भट्टिय का बेटा बिंबिसार है जो कि हर्यक वंश की स्थापना करता है। लेकिन जो एक महावंश जो ग्रंथ है उसके अंदर या फिर जैन साहित्य है उनके अंदर ये पता चलता है कि जो हेमजीत शत्रुंजय थे उनका बेटा बिंबिसार है जो कि हर्यक वंश की स्थापना करता है। लेकिन अपने को ये याद रखना है कि हर्यक वंश की स्थापना कौन करता है, तो बिंबिसार है वो करता है। और ये कौन है, तो या तो ये भट्टिय का पुत्र है या फिर हेमजीत शत्रुंजय का बेटा है। ठीक है, इस टाइप से। तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें ना तो भी किसे माना जाता है, बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, सच में जिसने मगध साम्राज्य को स्थापित किया। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग को जीत लिया और पुत्र अजास्त्रु को वहां का शासक बना दिया। अंग का विलय मगध साम्राज्य का प्रथम कदम था। सबसे पहले अंग पे विजय प्राप्त की किसने, बिंबिसार ने। और अंग का शासक था ब्रह्मदत्त, उसको हरा दिया और उसको जीत करके अपने जो बेटा अजास्त्रु था उसको शासक वहाँ का बना दिया। अब यहाँ पे एक कथन कहते हैं, डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी जो है वो एक कथन कहते हैं कि बिंबिसार की अंग विजय से मगध के उस विजय और विस्तार की नीति शुरू हुई थी जो अशोक के कलिंग विजय से समाप्त हुई। क्योंकि कलिंग के बाद में अशोक कोई भी युद्ध नहीं करता ना, वो युद्ध भेरी के स्थान पे धम्म भेरी या धम्म घोष की वो बात करता है। तो जो हर्यक वंश है यानी मगध साम्राज्य है वो स्थापित होता है बिंबिसार के द्वारा। और बिंबिसार पहली विजय कौन सी करते हैं, अंग की करते हैं, यानी यहाँ से साम्राज्य विस्तार शुरू होता है। अशोक कलिंग विजय तक अपना साम्राज्य विस्तार है ये मगध वाले हैं वो करते रहते हैं। ठीक है, तो ये कथन कहते हैं हेमचंद राय चौधरी। फिर बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति है वो मजबूत की थी। कैसे की थी बताती हूँ अभी। तो यहाँ क्या होता है, ये जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है ये है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के अंदर बिंबिसार क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर है कौशल जो राज्य था, कौशल। ठीक है, तो कौशल जो राजा था यहाँ पे क्या होता है, कौशल का राजा होता है प्रसेनजित। उसकी बहन थी, जिस बहन का विवाह है वो किससे हुआ, कौशल देवी का विवाह हो गया बिंबिसार से। यानी बिंबिसार ने क्या करा, उससे कौशल के राजा से युद्ध किया प्रसेनजित से, और उसके बाद में मतलब प्रसेनजित की बहन कौशल देवी से विवाह कर लिया और यहाँ पे अपनी जो ये नॉर्थ वाली सीमा है इसको सिक्योर कर लिया। और दहेज में भी उसको काशी का क्षेत्र मिल गया और 1 लाख रुपये राजस्व वो मिल गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ, मगध साम्राज्य का विस्तार है वो काशी तक हो गया, कौशल तक हो गया मतलब। और कौशल का राजा कौन था, प्रसेनजित था, जिसने कि अपनी बहन कौशल देवी का विवाह इससे कर दिया। अब दूसरी बात क्या होती है, यहाँ पे होता है चेटक की पुत्री चलन्ना, विशाली के अंदर। विशाली के होते हैं लिच्छवी, विशाली के लिच्छवी, ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है यहाँ वाले। तो यहाँ पे चेटक की जो पुत्री होती है जिसका नाम होता है चलन्ना। ठीक है, इसका विवाह किससे हो जाता है, बिंबिसार से। तो ये भी साम्राज्य है वो इसके पास में आ गया मगध। ठीक है,
उसके बाद में क्या होता है, मद्र क्षेत्र है वर्तमान में पंजाब में, ठीक है, मद्र या भद्र जो क्षेत्र है वो पंजाब में है। तो पंजाब में क्या करता है, वो एक विवाह कर लेता है, खेमा नाम की लड़की होती है उससे, पंजाब के जो राजा होते हैं उनकी लड़की खेमा से विवाह कर लेता है और अपनी ये वाली सीमा इसको भी सुरक्षित कर लेता है। अब नीचे रहता है एमपी वाला क्षेत्र अवंती, और अवंती का शासक होता है चंड प्रद्योत, ठीक है। तो यहाँ पे वो उनके कोई भी बेटी वगैरह उस टाइप से सिस्टम नहीं होता है, इसीलिए वो क्या करता है वहाँ पे मित्रवत अपने संबंध है वो स्थापित कर लेता है, फ्रेंडली जो सिस्टम है वो बना लेता है। और जो चंड प्रद्योत है उनको एक बार कोई मतलब उनको रोग होता है तो अपना राजवैद्य जो होता है जीवक उसको ये भेज देते हैं। तो इस टाइप से सारा जो साम्राज्य है वहाँ पे बना के रखते हैं और अपने मगध साम्राज्य का विस्तार है वो कर लेते हैं। कौन? बिंबिसार। तो वापस से देख लेते हैं एक बार, इस गुच्चमुच में आपको नहीं समझ में आया होगा, एक बार इसको पढ़ लेते हैं ना। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। उसकी प्रथम पत्नी थी कौशल देवी, ठीक है। और कौशल देवी कौन थी? ये ऊपर वाली यहाँ पे मानना है कौशल देवी थी और प्रसेनजीत की बहन थी, जिसने काशी का राजस्व उसे दहेज में प्राप्त हुआ 1 लाख रुपए जो थे। दूसरी पत्नी थी चेट्टक की पुत्री लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना, चेट्टक की पुत्री थी यहाँ पे लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना, ये इसको प्राप्त हो गई। उसके बाद में यहाँ पे जो पंजाब है, ये पंजाब या मद्र जो है यहाँ की राजकुमारी थी खेमा, उसका विवाह बिंबिसार से हो गया। उसके बाद में साउथ में यहाँ पे एक लास्ट में लाइन आएगी, वो अवंती के राजा होते हैं चंड प्रद्योत, तो वहाँ से मित्र व संबंध ये स्थापित कर लेता है और इस प्रकार से अपनी सारी सीमाएं इसको सुरक्षित कर लेता है। कौन? बिंबिसार, ठीक है। और चिलन्ना जो है ना, इसके नाम और भी मिलते हैं, विदेही या वासवी या वापवी, ठीक है, विदेही, वासवी या वापवी, और चिलन्ना ही है, ये छलना भी कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ महावग के अनुसार बिंबिसार ने सिर्फ बिंबिसार के 500 ही पत्नियां थी, ओनली ऑन 500 ही पत्नियां थी, किसके? बिंबिसार की, क्योंकि 4 तो यहाँ पे ही अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इन्होंने विवाह स्थापित कर लिया, तो बाकी तो फिर होंगे ना। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को और भी नाम दिए गए हैं, जैसे क्षेत्रोजस, और जैन साहित्य में शोणिक या सैन्य कहा गया है इसमें। गांधार के राजा पुष्करसारिन बिंबिसार के मित्र थे, गांधार के जो राजा थे पुष्करसारिन वो भी इनके मित्र थे, और उसने बिंबिसार के दरबार में दूत भी भेजा था, तो यहाँ तक भी इनकी सीमा वो काफ़ी सुरक्षित थी। रुरुक या सिंध का शासक रुद्रायन भी बिंबिसार का मित्र था, यानी कि यहाँ भी इनकी कोई लड़ाई वाली स्थिति है वो थी नहीं। मगध की आरंभिक राजधानी थी वसुमती, क्योंकि वसु ने बसाई थी जो कि वृद्धरथ के पिता थे, है ना, इसीलिए वसुमती। तो मगध की आरंभिक राजधानी थी वसुमती या गिरिव्रज भी कहते थे, जिसकी स्थापना वसु ने की थी, और इसे कुशाग्रपुर भी कहते हैं, कुशाग्रपुर भी कहते हैं, वसुमती या गिरिव्रज भी कहते हैं। मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो वसुमती थी, वसुमती को गिरिव्रज भी कहते हैं, और वसु ने स्थापना की थी, इसे कुशाग्रपुर भी कहते हैं। और वसु ने, क्योंकि वो वृद्धरथ का पिता था वसु, याद है आपको। लिच्छवियों की बढ़ती शक्ति के कारण बिंबिसार ने उत्तर की ओर राजगृह में नई राजधानी बनाई। अब देखो, कई बुक्स में तो गिरिव्रज या राजगृह उसको एक ही बताया जाता है और कई बुक्स में अलग अलग बताया जाता है, तो आपको दोनों ही थोड़े से देख लेने हैं। हालांकि लिच्छवी है वो इतने पावरफुल नहीं होंगे, क्योंकि इसने सारों से इतना मित्रवत संबंध है वो बना रखा है, तो शायद ऐसा नहीं हो सकता, वरना फिर आप कर लेना कि लिच्छुओं के डर से क्या हुआ कि बिंबिसार ने नॉर्थ के अंदर अपनी राजधानी है वो राजगृह को बना ली। बिंबिसार ने पहली बार मगध में सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली, और महावक के अनुसार उसके साम्राज्य में 80,000 गांव थे, यानी कि इतना बड़ा साम्राज्य उसका था जिसमें 80,000 गांव थे, और उसने 500 विवाह किए थे, है ना। तो ये पेज है, इसको वापस देखते हैं एक बार। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष तो क्यों हुआ उदय मगध साम्राज्य का? एक तो सामरिक स्थिति बहुत अच्छी थी, अच्छा संचार तंत्र था, समृद्ध उर्वरक क्षेत्र था, लोह भंडार थे, और साम्राज्यवादी नीति। हर्यक वंश जो है, इससे पहले कौन आता है? वृद्धरथ वंश आता है। वृद्धरथ वंश की स्थापना किसने की थी? वसु ने की थी, इसलिए वसु नगरी कहते हैं, और वसु का पुत्र था जिसका नाम वृद्धरथ था, इसलिए वृद्धरथपुरी कहते हैं। वृद्धरथ का जो नाम है वो जैन ग्रंथों में अपने को प्रेम गंध मिलता है। वृद्धरथ के बाद में इसके संतान बाद में वो जो जरासंध होती है, मतलब जरासंध होती नहीं है, मतलब तो वो कोई काम मतलब ऐसे स्टार्ट में वो उस टाइप से हो जाता है, और बाद में ये, और उसके बाद में लास्ट जो शासक अपने को मिलता है वो कौन मिलता है? वृद्धरथ वंश का रिपुजन्य। और जरासंध ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। फिर दूसरा कौन सा आ जाता है? हर्यक वंश आ जाता है, जो 544 बीसी से 412 के बीच में रहते हैं। हर्यक वंश है, इसको पितरंता वंश कहते हैं। इसका जो पहला शासक था 544 से 492 बीसी के बीच में, कौन था? बिंबिसार था। और बिंबिसार जो है ये क्या करता है अपने साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार करता है। ये बटिया का पुत्र था, टर्नर ने बटिया का पुत्र बताया, और जो कुछ और अन्य ग्रंथ है वो इन्हें हेमजीत शत्रुंजय का बेटा है वो बताते हैं बिंबिसार को। और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिंबिसार को ही माना जाता है। बिंबिसार ने सबसे पहले अंग को जीता था और अपनी सीमा के अंदर मिलाया था। और हेमचंद्र राय चौधरी वे कथन कहते हैं कि बिंबिसार ने अंग विजय से अपनी विस्तार नीति वो शुरू की थी, और अशोक ने कलिंग के द्वारा ही इसको खत्म करा था। मतलब इतना बड़ा साम्राज्य इतने लंबे टाइम तक बना के ही उन्होंने रखा था। फिर बिंबिसार ने अपने स्थिति है वैवाहिक संबंधों के द्वारा मजबूत भी की थी, जैसे कि इधर कौशल के अंदर प्रसेनजीत की बहन से विवाह इन्होंने कर लिया था, कौशल देवी से। और इसके अलावा इधर लिच्छवियों
के अंदर लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना थी, जिसका नाम वापवी मिलता है, उससे विवाह कर लिया था। पंजाब में मदर की राजकुमारी खेमा से विवाह कर लिया था। उनती के शासक चंड प्रद्योत से भी इनकी अच्छी खासी पहचान थी। और बौद्ध ग्रंथ महावग्य वो कहता है कि बिंबिसार की 500 पत्नियां थी। और मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस, जैन साहित्य में शोणिक कहा गया है। गांधार के राजा पुष्कर सारिन जो थे ये बिंबिसार के मित्र थे, दूत भी इन्होंने भेजा था। रोरूक जो सिंध था उस टाइम में, रोरूक कहते थे उसे, वहाँ का शासक रुद्रयन है, वो भी बिंबिसार का मित्र था। अब मगध की आरंभिक राजधानी जो थी वो कौन सी थी? वसुमती थी, जो वसु ने बसाई थी। इसे गिरिव्रज भी कहते थे और इसे कुशागरपुर भी कहते हैं। और बाद में लिच्छियों की बढ़ती शक्ति के कारण बिंबिसार ने अपनी राजधानी है वो राजगृह में बना ली थी। और बहुत सुदृढ़ शासन है वो बिंबिसार ने ही शुरू किया था। बिंबिसार की कुछ और बातें, जैसे बिंबिसार ने भिक्षुओं के लिए तर्पण्य कर था एक, बिंबिसार ने भिक्षुओं के लिए तर्पण्य कर, तर्पण मतलब कि प्यास बुझाना, इस टाइप से होता है ना, तृप्ति होना, उस टाइप से। तो तर्पण्य यानी नदी पार शुल्क था, जो कि भिक्षु एक स्थान से दूसरे स्थान पे उस टाइम में जाते थे तो नदी को पार करके जाते थे, तो वो टैक्स है उसको खत्म करा था बिंबिसार ने। मगध का वास्तुकार वो महागोविंद था। मगध जो साम्राज्य है उसको जो बनाने वाला है, इसका जो मैप तैयार करने वाला था वो महागोविंद था। बिंबिसार ने सबसे पहले स्थायी सेना का गठन किया था। स्थायी सेना जो है बिंबिसार ने, क्योंकि अपने वैदिक काल तक पढ़ा था, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में भी पढ़ा था कि अभी राजा के पास में स्थायी सेना है वो नहीं थी, क्योंकि राजा को जरूरत नहीं पड़ती थी, और जब जरूरत पड़ती थी तो सारे जो कबीले वाले वो अपने आप ही अपने ले आते थे। लेकिन यहाँ पर आकर के राजा खुद पावरफुल हो गया, तो अब राजा को खुद को भी डर है कि लोग है उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचा दे, इसीलिए, और कोई और राजा मेरे पास नहीं आ जाए, इसीलिए वो खुद की सेना भी रखने लग गया, यानी कि स्थायी सेना जो है वो बनने लग गई। ठीक है, तो बिंबिसार ने सबसे पहले स्थायी सेना का गठन किया और चंपा के ब्राह्मण सोनदंड को वहां की आमदनी दान में दी थी। बिंबिसार का राजवेद कौन था? जीवक था। इसको आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिंबिसार का राजवेद था जिसका नाम था जीवक। और जीवक जो है इसे बौद्ध धर्म का सॉरी यहाँ पे मगध का आभूषण या फिर हर्यक वंश है इसका आभूषण, इस टाइप से इसको कहा जाता है जीवक को। और जीवक भी एक गणिका का पुत्र था, स्लावती का। एक गणिका थी जिसका नाम था स्लावती, जिसका बेटा कौन था? जीवक था, जो बिंबिसार का राज्यवेद था। जीवक का पालन पोषण है वो बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय ने किया था। और स्लावती का राजगृह